चीमा साहब, मैं खुश हूंगा कि कभी कोई पाकिस्तान में डिजर्विंग पाकिस्तान में हिंदू आए और प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान। डरते हैं तार साहब, ये डरते इस सेंस में है, कहते हैं 97% मुसलमान है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आ गया तो शायद वो हमारा सिस्टम ही ना बदल दे सारा हमारा। ये खौफ है हमारा है 97% मुसलमान। ईमान की कमजोरी चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले ले, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंसी। उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टी बनानी, ये उनका टारगेट नहीं। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद तार साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं तार साहब। एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ तार साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी। उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें आपने, वो हमारे जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। तार साहब ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमसे, और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। तार साहब कैसे देखते हैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन को? चीमा साहब, सबसे पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस से खास कर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं, टीम मेंबर्स अपने, उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखिए, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई हैं चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब, इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली अपनी फौरन। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले ले, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंसी। उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टी बनानी, ये उनका टारगेट नहीं। तो ये सोच, इस माइंडसेट है, इस माइंडसेट। और इसमें सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म। और उस नेशनलिज्म के पीछे वो भी चीज आना चाहिए उनके अंदर, नेशनलिज्म जरूरत थी उसकी। वजह क्या है? आपने कभी देखा कि कितने फॉरेन इन्वेडर्स ने क्या कुछ नहीं किया भारत के अंदर, कितने जुल्म नहीं किए उन्होंने। मेरा मकसद है कि हमारे जो पठान थे उन्होंने तो बारियां बना ली थी ना दिल्ली को लूटने को। दिल्ली तो लूटना वो इस तरह ही था जिस तरह मेरा मकसद है कि वो शॉपिंग सेंटर लूट के उन्होंने जाना।
मैं हिस्ट्री जब पढ़ता हूं शर्म से मेरे शर्म आती है मुझे कि एक दफा तो लूटने वाले वो जो आए उन्होंने किसी घर में खच्चर गदा नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर माल लाद के उन्होंने वापस लेके जाना। अफसोस के साथ कहता हूं यहां की औरतों को भी लूट ले जाके अफगानिस्तान के अंदर बाजार लगते थे। बल्कि मैं कल हिस्ट्री में पढ़ रहा था कि मर्दों को एज अ स्लेव ले जाके हिंदुस्तानी मर्दों को बेचा जाता था अफगानिस्तान यहां तक। तो अब आपका क्या ख्याल है, ये जरूरत नहीं थी कि यहां पे लोकल लोगों की गवर्नमेंट आती? आप तो अभी भी कानून नहीं है। आपको तो बनाए आपके तो कॉलोनियल मालिक हैं जिन्होंने जिनके एजेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अगर मुझे आप 10 मिनट दें मैं जिसपे मैं बल्कि रिसेंट पढ़ रहा था, आपको तो बनाने वाले फ्यूडल लॉर्ड थे, लैंड रिफॉर्म के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे वो, आपको उन्होंने मुस्लिम लीग बना ली थी। आपके तो बुनियादों के अंदर ही जो है ठीक, आपकी तो विल ठीक। एक प्रोजेक्ट को जब बनाने के लिए आपकी विल ही ठीक ना हो तो उस एक दरख्त को जब लगाते हैं बुरी नीयत से लगाएं तो उस पर फल लगता है, फिर वो फल किस तरह लगेगा? आप 1947 से शुरू हुए, आप देखें आपकी इंटेंशन ही ठीक नहीं थी। आप आज की असेंबली के अंदर आपके कौन लोग बैठे हैं? मैं बता देता हूं जी, ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते बैठे हैं, पीरों मुरीदों के पोते दोते बैठे हैं। और या फिर आज भी आपको अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो आपको मुर्शद बनना जरूरी है। क्यों? क्या बात है? क्या वजह है कि आपको इस्लाम ही बेचना है? और मजे की बात, ठीक है इस्लाम बेचें आप, मोदी साहब हिंदुइज्म बेच रहे हैं, ठीक, आप कहते हैं हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, ठीक, उनके अपने बच्चे लंदन तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, मंदिर बना रहे हैं, जा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी औलादें जो है वो कनाडा पीआर में तो नहीं बैठी, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है। आपका हर बंदा जो इस्लाम यहां बेच रहा है उसके अपने बच्चे लंदन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। जी मतलब दर हकीकत जब तक आप इस लेवल, या तो आप मुसलमान अच्छे बनना है तो अच्छे मुसलमान बने। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस्लाम प्रैक्टिस ना करें, मैं तो बल्कि इस चीज की प्रचार हमेशा ही करता हूं कि अगर आप हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू बने, आप अच्छे सिख हैं तो अच्छे सिख बने, आप अच्छे मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बने। चीमा साहब आपने जिस तरीके से चाइना को लूटा है, सऊदी देख नहीं रहे, आपने पिज़्ज़े बनाए, आपने क्या नहीं किया। ग्वादर के ऊपर सिर्फ 17 शिप आए, 17 शिप्स आए 2023। और सबसे बड़ी बात है जो आर्टिकल मैं आज पढ़ रहा था कि आपके जितने बिजली के प्रोजेक्ट किए हैं चाइना में सब खसारे में जा रहे हैं। क्यों आएगा इस माहौल में वहां पे कोई? क्यों आएगा भाई? चीमा साहब दर हकीकत फाउंडेशन भी गलत। फाउंडेशन जब मैं मेरे साथ कोई डिबेट करे इस चीज पे जो मैं बात करता हूं कि 1947 में आप मुस्लिम लीग आप क्यों बनी थी? मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई? कांग्रेस वाज नॉट अ रिलीजियस पार्टी टू बिगिन विद। मैं मानता हूं कई चीजें उसमें उस वक्त पाकिस्तान, लेकिन हम माइनॉरिटी में थे, आप कहते थे कि हम मेजॉरिटी के ऊपर रूल करें। किस तरह रूल कर सकेंगे? आप अपने पोर्शन के हिसाब से आपने उस पर रूल लेना था। और दूसरा ये बात, उस रीजन के मुसलमान ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके फिरके के लोगों, आपके मजहब के लोगों ने यहां बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया इस रीजन। हाउ कैन यू जस्टिफाई द हेट्रेड ऑफ हिंदूज जो मुगलों ने यहां नहीं किया? औरंगजेब जो कुछ सिखों के साथ करता रहा, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट? कि नफरत करी, नफरत कर दी, नफरत। मैं खुद कहता हूं कि नफरत से दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन यहां क्या कुछ नहीं किया गया? कितने मंदिर तोड़ के मस्जिदें मुगलों ने नहीं बनाई? जस्टिफाई करें इसको। मजाकन एज ए पॉलिटिकल करेक्टनेस बात करना, तनकीद बनाए तनकीद करना, मेरे खिलाफ पीछे पड़ जाना, किसी के खिलाफ पड़े, क्या फर्क पड़ता है चीमा साहब? लेकिन हकीकत, फैक्ट इज अ फैक्ट। हिस्टोरिकल आप उनके जूतों में पांव डालकर देखें चीमा साहब, चीखें निकल जाती जो कुछ यहां मुगल करते रहे। बारियां बना के आते थे, आपस में एक दूसरे के भाइयों को मर्डर करते थे, अपने बापों को मर्डर करते थे। 300 औरतें हरम में होती थी, सारे शराब पीते थे। लेकिन आपने किताबों में लिख दिया कि नहीं, वो तो टोपियां बनाकर हुकूमत करते थे। वो कुरान हाथों से लिख के, उनकी इनकम ये थी, कुरान हाथों से लिखते थे। वो 300 जनानी रखी ना हरम कि अपने जरनैला, अपने सिपा सलारान मर्डर करा के उन्होंने जनानियां ना ब्याह कर दे सक। बता रहे हैं हिस्ट्री नहीं है, अगर नहीं हिस्ट्री तो बता रहे हैं। इस खित्ते के अंदर आपके पठानों ने क्या जुल्म नहीं किया चीमा साहब, क्या जुल्म नहीं किया। चल, लेकिन उसमें यह है कि आप उनको ये नहीं कह सकते कि नफरतें क्यों। मैं कहता जरूर हूं कि अब 21st सेंचुरी है, आप माजी में आप पिछले मुगलों के बदले अब हमसे ना ले। मैं तो अक्सर ये कहता हूं वाकई, क्योंकि उसमें इनका भी लॉस है। मैं ये नहीं कहता कि ये उसमें लॉस है एज अ सेंसिबल पर्सन, एज अ बिजनेस पीपल। जहां झगड़ा होता है, नफरतें होती हैं, जहां बदले होते हैं, वहां से पैसा भाग जाता है, तरक्की रुक जाती है। मैं तरक्की की बात करता हूं, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि दे आर रॉन्ग। उनके पास अब देखें मेजॉरिटी ऑफ देम इन सब कॉन्टिनेंट, नॉट ओनली इन इंडिया, इन सब कॉन्टिनेंट। अगर आप देखें साथ हिंदू पॉपुलेशन देखें, नेपाल भी हिंदू है ना, साथ बर्मा देखें हिंदू है, थाईलैंड, इस रीजन के अंदर हिंदू मेजॉरिटी है, तो उनके वो आप यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। लेकिन जब आपके बड़े विलाज और बड़े महल जो बने हैं, वो जब रशिया अफगानिस्तान में आया तब बनाया।
फिर आपने बहुत बड़े बड़े विलास और शॉपिंग सेंटर आपने लेने शुरू कर दिए वेस्ट में, दुबई में, और अभी तक आप उसके कश पड़ रहे हैं। ये मेरे साथ कोई डिबेट कर ले, टेररिज्म वाज योर प्रोडक्ट टू सेल, आप बेचते रहे हैं और बहुत पैसा बनाया। वेस्ट डरता रहा है आपसे, आप उसको पैसे बनाते रहे। आपने उसके बाद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बनाई जिनको बेचा आपने बड़े खूबसूरती के साथ, लश्कर तैयबा है, फलाना लश्कर है, फलाना अभी भी। बल्कि मैं कल कहीं देख रहा था, इस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर जो 2-4 आपके जिस तरह हकानी ग्रुप है, क्वेटा शूरा है, सबके पीछे आप इसके जब देखते हैं तो इसके पीछे एड्रेस आपका पाकिस्तान का आता है पीछे, और दुनिया जानती है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको एक बड़ी सख्त गलतफहमी पाकिस्तान में कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डालती है और आप दुनिया के सबसे अकलमंद फ्रॉडी हैं। आपको ये बड़ी सख्त गलतफहमी कि आप जो फ्रॉड कर रहे हैं दुनिया इससे नावाकिफ है। ये सिर्फ आपको गलतफहमी है। आपको ये नहीं पता कि अब दौर ऐसा है कि ऊपर से सैटेलाइट से आपकी आवाजें भी सुन रहे हैं। यहां पे मुझे अभी याद है कि रोनाल्ड रेगन ने एक दफा स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था मैं आई हैव अ कैपेसिटी कि मैं टोक्यो के अंदर सड़क पे जाती एक सड़क की नंबर प्लेट पढ़ सकता हूं, व्हाइट हाउस में बैठे। ये रोनाल्ड रेगन ने कहा था। हाँ, आज भी चीजें हो रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां आपकी रिपोर्टिंग कर रही हैं, बना रही हैं। और आपको दूसरा ये जो वहम है कि जितने एम्बेसडर है यहाँ पे सारे पकौड़े तल रहे हैं, वो पकौड़े नहीं तल रहे, वो साइफर भेज रहे हैं अपने। आपकी अखबारें हर एम्बेसी वाला ट्रांसलेट करता है रोजाना, अपोजिशन के लीडर्स को मिलते हैं जाके, वहां से उनकी फीलिंग्स आती है। वो सारा जुल्म देखें, जुल्म इस मुल्क कि जितने ज्यादा फ्रॉडी है आपके, जितने बड़े लूटर्स हैं, सारे एमबीबीएस सारे वो तो सीएसएस कर लेते हैं। लूटर मतलब पूछे मेरे को तू क्यों सीएसएस कीता है, मैं गारंटी कर देना होना जो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं सीएसएस करके थे मैं पोस्ट ऑफिस जॉब करनी, पब्लिक सर्विस करनी नहीं, लुट पानी के अंदर डीएम जी जाना है, अदानी पुलिस ग्रुप जी जाना है पुलिस फ्रॉडी डाकू। चीमा साहब, डीएनए इज टेलिंग व्हाट वी आर। पाकिस्तान जो है इस वक्त वो 23 करोड़ लोगों के डीएनए की एक तस्वीर है। दुख के साथ चीमा साहब, मैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा। मैं डिटेल से पढ़ने की, हमेशा बार बार मुख्तलिफ एंगल से हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करता हूं। आज भी दावे के साथ कहता हूं मैं गांधी का बहुत बड़ा फैन। गांधी जैसा लीडर आज तक सब कॉन्टिनेंट में पैदा नहीं हुआ। उसकी मरने की वजह भी पाकिस्तान से मोहब्बत थी। उसकी 55 करोड़ रुपया रोका गया था, उस बंदे ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, इसको पैसे दो तो पाकिस्तान को, तो मैं अब मुसलसल कहता रहा कि मैं रहूंगा तो पाकिस्तान में रहूंगा। मैंने कल भी कहा था लाइव ट्रांसमिशन में, चीमा साहब मैं खुश हूंगा कि कभी कोई पाकिस्तान में डिजर्विंग पाकिस्तान में हिंदू आए और प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान। डरते हैं तार साहब, ये डरते इस सेंस में है, कहते हैं 97% मुसलमान है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आ गया तो शायद वो हमारा सिस्टम ही ना बदल दे सारा हमारा। ये खौफ है हमारा है 97% मुसलमान। ईमान की कमजोरी। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, किसी चर्च में जाने से आपके ईमान में कमजोरी आ सकती है? मैं जाता हूं, मेरे ईमान में कोई कमजोरी नहीं है। मेरे ईमान में बिल्कुल। मेरे कई दोस्त जा रहे होते हैं मंदिर में, वो कहता हूं मेरे लिए दुआ करें। गुरुद्वारा साहब जैसी मेरा भाई है रोजाना, मैं हर संडे को कहना, मैं बाबा जी के कमरे जाकर मेरे वास्ते अरदास करें। दुआ की कोई शक्ल नहीं होती चीमा साहब। मैं तो सारा दिन नेकियां करता हूं गोरों कालों के साथ, दुआ की चीमा साहब किसी को कहना गुड मॉर्निंग, ये भी दुआ है, हंस के कहना। किसी का दरवाजा खोलना, किसी की ग्रोसरी उसकी डिग्गी में रखना भी इबादत है किसी बुजुर्ग की। लेकिन सोच ही नहीं चीमा कितने जाना सरकार, तुम भाभी शिया अड़ गए, सुन्नी अड़ गए। चीमा साहब, इस्लाम या मजहब बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। हम इसकी फिलॉसफी को छोड़ के रिचुअल में फंस जाते हैं। रिचुअल देखिए, मैं हमेशा जैसी को कहता हूं, जैसे जी दाढ़ी रख के केस पग करना, दिस इज द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ सिखी। नमाज पढ़ना, उम्रे पे जाना, दिस इज द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ इस्लाम। मंदिर की बेल जाके बजाना, वहां बैठना, वहां घुटने टेकने या जाके मत्था टेकना इज द इजीएस्ट पोर्शन। उसकी फिलॉसफी पे जाओ यार। इस्लाम के अंदर खुदा कहता है मेरे तक पहुंचना मेरे बंदों के जरिए पहुंचो, मेरे बंदों को खुश करो। मैं हमेशा चैलेंज करके चीमा साहब कहता हूं, मेरा किरदार पूछना है। मेरे पास 450 लोग काम करते हैं अमेरिका में, मेरा किरदार पूछना है, उनसे पूछे। ये मेरी असिस्टेंट है, इसको बुला के पूछे मेरा किरदार क्या है। चीमा साहब, ये इस तरह नहीं है। मैं इन चीजों पे, ये जो खुदा और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे कंट्रीमैन, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मदरलैंड, मैं जब भी बात करता हूं आधा घंटा बाद में 2 घंटे में अफसुर्दा रहता हूं चीमा साहब। उसकी वजह यह है कि ये हुआ क्या है, क्या है आप, क्यों नहीं उन 23 करोड़ लोगों में एक भी पाकिस्तानी ऐसा जो कहे कि मैं चैलेंज लेता हूं, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। गांधी अकेला बंदा था चीमा साहब। सोरवर्दी, आपने गद्दार कहते रहे उसको, सोरवर्दी को,
वो हैदरी मंजिल के अंदर कलकत्ते में बैठ के थे जाके दोनों, वो एक मुसलमान था दूसरा हिंदू था, और उस घर के अंदर हैदरी मंजिल के अंदर सारे मुहाजिर थे। हिंदू कितनी दफा मारने के लिए उसके लिए बाहर आए जो रेडिकल्स थे गांधी के सामने। क्यों नहीं गांधी जैसे, क्यों गांधी नहीं पैदा हो रहा पाकिस्तान के अंदर? वजह क्या है? क्या वजह? 76 साल हो गए, 76 साल हिस्ट्री जो है सारी करप्शन में गंदगी से भरी पड़ी है। क्या वजह है? क्या वजह? आप मेजॉरिटी अनपढ़ है और जो पढ़े लिखे वो भी अनपढ़ है। उसकी वजह ये है कि आप देखें वो एक मुर्शद सारा दिन करप्शन करते हैं, बीवी और बच्चे जो हैं वो सारे पीटीआई झंडे चौके लगे, वो समझते स्वाब है क्योंकि मुर्शद के अंदर है जलसे। कहता उम्रा करने की क्या जरूरत है यार, पीटीआई के लिए काम करो, इधर खत्म मेरे लिए काम करो, ये स्वाब है। अगर हकीकत आप पीआई के बेचने की कोशिश की है, कोई ले ही नहीं रहा, तो आपको यहां से नजर नहीं आ रहा कि आपके हालात क्या है, आपके क्या? चीमा साहब आप इस वक्त, मैंने आपको कल कहा, आप आज सांस क्यों ले रहे हैं? आप अभी तक चोक क्यों नहीं हुए? मैं बता देता हूं। अमेरिका के रिलेशनशिप भारत से ठीक नहीं है, सबसे बड़ी वजह है। आप और वो आपको थोड़ी ना टेलर दे रहे हैं, डोर दे रहे हैं, थोड़ी आईएमएफ के आगे पीछे डोर दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो आइडियल नहीं है। खराब मैं नहीं कहूंगा, आइडियल नहीं। अगर रिलेशनशिप पिछले पूरे जिस तरीके से मोदी साहब आए थे अमेरिका में और जो आइडियल रिलेशनशिप चल रहे थे उनके अगर वो होते, आपकी अभी तक चीखें आपने अभी तक सीपैक बनाना शुरू कर देना था। आपने अभी तक चाइना को, बैंक ऑफ चाइना की हर ब्रांच खोल देनी थी। हो सकता है आप अभी तक चाइनीज जबान में बात कर रहे होते, चीमा साहब, क्या पता। आप हो सकता है अभी तक बैठ के नूडल खा रहे होते, कोई पता नहीं। तो ये जो चीमा साहब दर हकीकत, लेकिन पता है, आपको सब पता है क्योंकि आपने फ्राडियोलॉजी के अंदर पीएचडी कर ली। बड़ी जल्दी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को चाहिए और लम्स को चाहिए कि फ्रॉड के अंदर पीएचडी शुरू कर दें। बड़े लुक्रेटिव काम है, बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आएगी फ्रॉड पढ़ने पाकिस्तान से। चले चीमा साहब, ये तो एक ऐसी ट्रेजेडी है कि जिसका देयर इज नो रिलीफ इन साइट। मैटर ऑफ फैक्ट, अब देखें, अब मैं बल्कि आज एक छोटी सी आपको बात करना चाह रहा था, जब आप सेगमेंट में बोलना चाह रहा था, खासकर जो रूलिंग एलीट का हमारा तमाशा है पाकिस्तान का, तो मैं आज देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, मैंने चैट जीपीटी से हेल्प लेने की कोशिश की। मैं कहा देखो यार, चैट जीपीटी का क्या ख्याल है पाकिस्तान के बारे में। हाँ, मैं ये दो फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने उसमें लिखा कि हु आर द मोस्ट करप्ट पीपल इन पाकिस्तान। चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चन किया, उसके जवाब में उसने लिखा है आसफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकल, उन्होंने करप्शन स्कैंडल थे, उन्होंने कमिटेड नहीं कहा, स्कैंडल थे इनके बारे में लिखा। चीमा साहब, मैंने लिखा कि पाकिस्तान की बदहाली की क्या वजह क्या है। चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं कहा व्हाई पाकिस्तान इज गोइंग टू द गटर। चैट जीपीटी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अवेयरनेस। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्यूडलिज्म, जो रूलिंग एलीट है, जो ब्रिटिश एजेंट है। कल जो सबसे ज्यादा मैं हैरान हो गया, उन्होंने कहा कि कल्चर और सोशल नॉर्म में करप्शन शामिल हो चुकी है, जो मैं हमेशा कहता हूं आपको, डीएनए में चीजें चली गई, बोन मैरो में जा चुकी करप्शन। फिर उन्होंने कहा जी कि अदालती पस्ती, अदालतां दे उथे अदालत विकदियां पियां, तनख्वाहां कम ने, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। ये चैट जीपीटी ने कह दिया कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा भाई, ठीक है, भारत को टेक्नोलॉजी में मतलब कि भाई जो आपने मतलब कि क्लिप में देखा, शायद मतलब कि बता रहे हैं कि भाई मोदी को हराना मतलब कि नामुमकिन है भाई, ठीक है। तो भाई, तो मतलब कि ये बात तो अमेरिका भी जान चुका है कि भाई मोदी को हराना बिल्कुल नामुमकिन है। जिस तरीके से मतलब भाई अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए थे ना भाई भारत के ऊपर, तो भाई सोच रहा था कि भाई भारत तो झुक जाएगा, लेकिन भाई भारत झुका नहीं, ठीक है। भारत ने टिट ऑफ टैट मतलब कि नीति अपनाई है, ठीक है, टिट फॉर टैट वाली नीति, ठीक है, कि मतलब कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की, ठीक है। तो कोई भी चीज़ करता रहा अमेरिका, मतलब कि भाई साहब, जो मतलब कि अमेरिका सोचता है कि भाई साहब पूरी दुनिया को मैं दबा लूँगा, ठीक है, अपने काम निकलवा लूँगा, तो भाई ये अमेरिका बहुत गलतफहमी में है, ठीक है। भारत किसी के सामने झुकता नहीं है भाई साहब, साफ बात है। हम तो अच्छे के सामने नहीं झुके, तो भाई तो पाकिस्तान क्या बोलता है, अमेरिका क्या चीज़ है। भारत को टेक्नोलॉजी में मतलब कि भाई साहब भारत ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा है ना भाई, वो बहुत बड़ी बात है। और भाई जिस तरीके से मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीति को भी चलाया है और क्या बोलते हैं आर्थिक विकास भी कराया है। तो पहले आर्थिक विकास की बात कर लेते हैं। भारत को टेक्नोलॉजी में ना आगे बढ़ाने की कहानी केवल मोबाइल इंटरनेट या ऐप्स पर सीमित नहीं। पिछले वर्षों में भारत ने डिजिटल इंडिया, यूपीआई, 5G, आधार, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर एक साथ काम किया है। डिजिटल इंडिया ने आधार को तैयार किया, ठीक है। 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल
डिजिटल बनाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना और नागरिकों को तकनीक से जोड़ना था। इससे सरकारी सेवाएँ, बैंकिंग, दस्तावेज़ और भुगतान को ऑनलाइन करने की दिशा में बड़ा बदलाव आया, ठीक है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई भारत ने डिजिटल व्यवस्था को केवल बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय गाँव और छोटे शहरों तक पहुँचाने पर जोर भी दिया, ठीक है। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को बदल दिया। भारत की तकनीकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण यूपीआई है। आज मोबाइल से कुछ सेकंड में बैंक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजना संभव है। यूपीआई की खासियत यह है कि भाई छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यवसाय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक ऐसा मॉडल बनाया है जिससे दुनिया के कई देश समझने और अपनाने की रुचि रखते हैं। आधार और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने पहचान, बैंकिंग और मोबाइल कनेक्टिविटी को एक बड़े डिजिटल ढांचे से जोड़ने की कोशिश की है। इस व्यवस्था ने सरकारी योजनाओं में सीधे लाभ पहुंचाने वाले डिजिटल सेवाओं को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने में मदद की है, ठीक है। इसे व्यापक रूप से इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। 5G और तेज़ इंटरनेट, भारत ने 5G इंटरनेट को तेज़ी से फैलाने पर जोर दिया। तेज़ इंटरनेट केवल वीडियो देखने या सोशल मीडिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इसके ज़रिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, टेलीमेडिसिन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑटोनोमस सिस्टम्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों के लिए आधार तैयार होता है। भारत लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के लिए दूसरे देशों पर काफ़ी निर्भर था। अब सरकार ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, चिप डिज़ाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पर जोर दिया है, ठीक है। इसका लक्ष्य केवल भारत में मोबाइल असेंबल करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करना है। स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग, भारत की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसरो और निजी स्पेस कंपनीज का बढ़ता इकोसिस्टम है। चंद्रयान मिशन, मंगलयान, नेविगेशन सैटेलाइट्स और कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस ने भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया है। अब भारत में प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस सेक्टर में अधिक अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे इनोवेशन और कंपटीशन बढ़ सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर है भाई। अब अगली बड़ी टेक्नोलॉजी रेस इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। भारत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, स्टार्टअप्स और स्किल्ड वर्कफोर्स को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य एआई को हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, गवर्नेंस और इंडस्ट्री जैसे क्षेत्र में इस्तेमाल करना है। भारत के पास एक बड़ा एडवांटेज यह है कि यहाँ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग टैलेंट का विशाल पूल मौजूद है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की संख्या में स्केल में काफ़ी वृद्धि हुई है। फिनटेक, ई कॉमर्स, ईडी टेक, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ टेक, एसएएस और एआई जैसे क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप्स ने बड़े स्तर पर इनोवेशन किया है। यूपीआई और इंडिया स्टैक जैसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्राइवेट कंपनीज ने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने, यानी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और स्टार्टअप्स ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक पहुंचाना, भारत की टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्केल है। अगर कोई डिजिटल सेवा केवल लाखों लोगों तक पहुंचे तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। भारत ने ऐसी डिजिटल सिस्टम बनाने की कोशिश की है कि जिन्हें करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सके। यही कारण है कि भारत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर केवल कॉरपोरेट सेक्टर में ही नहीं, बल्कि छोटे दुकानदार, किसानों, विद्यार्थी, मजदूर और सामान्य परिवारों तक फैल रहा है, ठीक है। असली चुनौती अभी बाकी है। हालांकि भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि भारत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया। भाई अभी भी चिप वो नहीं बना पाए हैं, जो कि मतलब वैसे जो फ़ोन की चिप्स वगैरह होती है, ठीक है, वो अभी मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, लेकिन भाई साहब उस लेवल पे नहीं जा रही है, ठीक है भाई साहब। जब वो एप्पल वगैरह की चिप्स वगैरह, एप्पल कंपनीज वगैरह की और भी क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह की, विंडोज़ की
माइक्रोसॉफ्ट की जो चिप्स होती है ना वो अगर भारत बनाना शुरू कर देना तो भाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा भारत। अभी भी एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, फंडामेंटल रिसर्च और एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एंड हार्डवेयर, आरडी स्पेंडिंग और कटिंग एज साइंटिफिक इनोवेशन में बहुत मजबूत होना है। इसलिए मोदी सरकार के दौर की टेक्नोलॉजिकल स्टोरी को इस तरह समझना बेहतर है। ठीक है भाई। तो अब पहले भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, फिर स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर ने उसका इस्तेमाल किया और अब भारत एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे एआई, सेमीकंडक्टर्स और डीप टेक की ओर बढ़ रहा है। यानी भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल ताकत केवल कोई एक इन्वेंशन नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े पॉपुलेशन स्केल पर लागू करने की क्षमता बनती जा रही है। ठीक है। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।